यौन शोषण के गंभीर आरोपों में घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें क्या अब और बढ़ने वाली हैं? क्या अगले 24 घंटे इस मामले में निर्णायक साबित हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर स्वामी अदालत में खुद को शारीरिक रूप से अक्षम बताते हैं तो क्या पुलिस उनके खिलाफ पोटेंसी टेस्ट की मांग कर सकती है? दो नाबालिग बटकों के साथ यौन शोषण के आरोपों ने इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील और हाई प्रोफाइल बना दिया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सवाल भी तेज होते जा रहे हैं। फिलहाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की। वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस का दावा है कि पीड़ित बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। अब यहां से मामला कानूनी रणनीति और सबूतों की लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है। अक्सर ऐसे मामलों में आरोपी पक्ष की ओर से एक दलील दी जाती है कि आरोपी शारीरिक रूप से सक्षम ही नहीं है, यानी वो यौन संबंध बनाने में असमर्थ है। कानूनी भाषा में इसे नपुंसकता या इम्पोटेंसी का तर्क कहा जाता है। सवाल है, अगर स्वामी भी ऐसा दावा करते हैं तो पुलिस क्या करेगी? दिल्ली पुलिस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि आज के दौर में सिर्फ बयान के आधार पर अदालत कोई फैसला नहीं करती। नए कानून और आधुनिक फोरेंसिक साइंस के जमाने में मेडिकल और वैज्ञानिक सबूत सबसे अहम होते हैं। अगर कोई आरोपी खुद को नपुंसक बताता है तो पुलिस अदालत से धारा 53A के तहत उसके पोटेंसी टेस्ट की परमिशन मांग सकती है। अब सवाल है, पोटेंसी टेस्ट आखिर होता क्या है? इस टेस्ट में डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड आरोपी की शारीरिक क्षमता की जांच करता है। इसमें ब्लड टेस्ट, हार्मोन लेवल, फिजिकल रेस्पॉन्स और बाकी मेडिकल पैरामीटर देखे जाते हैं। रिपोर्ट पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर तैयार की जाती है। अगर जांच में आरोपी सक्षम पाया जाता है तो उसका दावा वहीं कमजोर पड़ जाता है। लेकिन यहाँ एक और अहम बात समझना जरूरी है। कानून के मुताबिक यौन शोषण का मतलब सिर्फ पूर्ण संभोग नहीं होता। अगर डिजिटल पेनिट्रेशन या किसी अन्य तरह का यौन उत्पीड़न साबित होता है तो वो भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यानी सिर्फ नपुंसकता का दावा कर देने से आरोपी अपने आप निर्दोष साबित नहीं हो जाता। यूपी पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसियां हर संभावित दांव की काट पहले से तैयार कर रही है। अगर जरूरत पड़ी तो आरोपी का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराया जा सकता है। इसके अलावा डीएनए एविडेंस, कपड़ों से मिले जैविक साक्ष्य और फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में मजबूत सबूत माने जाते हैं। अब जरा बचाव पक्ष की संभावित रणनीति को भी समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील रविशंकर कुमार के मुताबिक एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी के पास कई कानूनी विकल्प होते हैं। पुराने मेडिकल रिकॉर्ड पेश किए जा सकते हैं। ये दलील दी जा सकती है कि आरोपी ब्रह्मचर्य का पालन करता है या किसी बीमारी के कारण अक्षम है। मामले को धार्मिक या राजनीतिक साजिश बताने की कोशिश भी हो सकती है। स्वास्थ्य का हवाला देकर गिरफ्तारी से राहत मांगना भी एक रणनीति हो सकती है। लेकिन चूंकि मामला नाबालिगों से जुड़ा है, इसलिए पॉक्सो एक्ट की धाराएं बेहद सख्त हैं। ऐसे मामलों में अदालतें आमतौर पर गंभीर रुख अपनाती हैं। पुलिस चाहे तो आगे चलकर पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट की परमिशन भी मांग सकती है। हालांकि ये अदालत की मंजूरी और आरोपी की सहमति पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे अहम भूमिका फोरेंसिक सबूतों की होती है। हाल के सालों में हमने देखा है कि हाई प्रोफाइल मामलों में अदालतें बेहद सतर्क रहती हैं। अगर पुलिस ये साबित कर देती है कि ये आरोपी प्रभावशाली है और जांच को प्रभावित कर सकता है तो हिरासत में पूछताछ की अनुमति भी मिल सकती है। इस पूरे मामले में अब निगाहें सबकी अदालत पर हैं। क्या अग्रिम जमानत मिलेगी? क्या पोटेंसी टेस्ट की मांग की जाएगी? और क्या फोरेंसिक सबूत इस केस की दिशा तय करेंगे? फिलहाल जांच जारी है और पुलिस का दावा है कि चार्जशीट दाखिल करते वक्त कोई कानूनी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए, आरोप गंभीर है लेकिन अंतिम फैसला अदालत का होगा। फिलहाल इस मामले में हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। इतना ही।